All right, so बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चों, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लास। और क्लास स्टार्ट करने हैं आज हमने किससे बच्चों? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो जरा मुझे बता दीजिए आप लोग कि आप लोगों को मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है क्या? मेरी जो राइटिंग है वो मेरी आवाज से मैच कर रही है? देयर वुड बी एनी प्रॉब्लम तो आप बता सकते हैं अभी। ठीक है, आवाज राइटिंग सब एक साथ चल रहा है, कोई इशू तो नहीं है? दैट्स परफेक्ट। अगर कोई इशू हो तो आप मुझे लाजमी बता दीजिएगा ताकि फिर मैं उसको क्लियर कर दूँ। चलिए भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है आपके पास होमोलोगस सीरीज, जिसके बारे में आपको जानना बच्चों बेहद जरूरी है। होमोलोगस सीरीज आपको इसके बारे में जानना बहुत 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 जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास होमोलोगस सीरीज हमारे सिलेबस में कितनी है। हमारे सिलेबस में एक अल्केन की होमोलोगस सीरीज है जो कि हमें करनी है, दूसरी अल्कीन की होमोलोगस सीरीज है जो कि हमें करनी है, तीसरी अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज है जो कि हमें करनी है, चौथी कार्बोक्सिलिक एसिड की होमोलोगस सीरीज है जो कि हमें पढ़नी है, और पांचवी जो कि सीरीज हमारे पास है तो नहीं लेकिन एक्चुअल में वो एक सीरीज है जिसको हम एस्टर बोलते हैं। हमारे पास सिर्फ इसकी फॉर्मेशन है, एस्टर की फॉर्मेशन है, उसको एज अ होमोलोगस सीरीज डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक अलग फंक्शनल ग्रुप है तो ये एक भी सीरीज है। ठीक है, आपके पास पहला पॉइंट जो है, आपके पास पहला पॉइंट जो होमोलोगस सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक्स का है वो क्या है बच्चों? होमोलोगस सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक्स का जो पहला पॉइंट है वो ये है कि आपके पास उनके सेम जर्नल फॉर्मूलाए होते हैं। यू नीड टू कीप रिमेंबर दिस कि भाई होमोलोगस सीरीज के पास सेम जर्नल फॉर्मूला होता है और इन सब के अपने अपने फॉर्मूलाए होते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो अल्केन का जर्नल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, CnH2n+2। ठीक है ना, अल्कीन का जर्नल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए CnH2n। अल्कोहल का जर्नल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए CnH2n+1OH। कार्बोक्सिलिक एसिड का और एस्टर का दोनों का फंक्शनल ग्रुप और दोनों का आपके पास जर्नल फॉर्मूला सेम है, इन दोनों का सेम है। ये आपको याद होने चाहिए, ये आपसे पेपर में 1 मार्क के लिए वो पूछ सकता है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई कि आपके पास ये 1 मार्क के लिए वो पूछ सकता है किसी भी फैमिली का जर्नल फॉर्मूला। ठीक है, सेकेंडली, सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी जो आपके पास होती है वो आप सबको पता है कि दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। इन सब के जो अपने अपने फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो सारे कंपाउंड सेम फंक्शनल ग्रुप रखते होंगे। अल्केन फैमिली का जर्नल कुछ भी नहीं है, सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। अल्कीन में आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अल्कोहल में आपके पास O और H है। कार्बोक्सिलिक एसिड में C डबल बॉन्ड O OH है, जबकि एस्टर में आपके पास ये फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप भी आपको रेडी रखना है, ये भी वो पूछ सकता है आपसे, ये भी 1 मार्क के लिए आपसे वो पूछ सकता है। ठीक है ना। थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो तो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं? आपके पास सिमिलर होती हैं, और उसके सिमिलर होने की वजह क्या होती है? रीजन, रीजन भी पूछ सकते हैं आपसे वो, उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। रीजन क्या होगा इसका? बिकॉज दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। उनके पास क्या चीज है भाई? उनके पास सेम फंक्शनल ग्रुप है, इस वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। ये भी 1 मार्क के लिए वो आपको पूछ सकता है। उसके अलावा देयर इज अ डिफरेंस ऑफ CH2 बिटवीन कंसेक्यूटिव मेंबर्स। कंसेक्यूटिव मेंबर्स के दरमियान आपके पास CH2 का डिफरेंस होता है। ये एक फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक है होमोलोगस सीरीज की। और फिफ्थ जो आपके पास है वो है वेरिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। वेरिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, वेरिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टी एक्चुअली आपके पास कैरेक्टरिस्टिक है, और इसके सब पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। याद रखें, सब पॉइंट्स को बच्चे लिख देते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में, वो नहीं लिखना बच्चों। आपसे पूछा राइट डाउन एनी 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, आपने लिख दिया कि जब नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, जब नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, जब आपके पास नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ते हैं तो आपके पास डेंसिटी बढ़ती है, जब आपके पास नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ते हैं तो वोलेटिलिटी कम होती है। ये नहीं लिखना हमें, दीज आर सब पॉइंट्स, ये नहीं लिखना हमें, हमें ये पॉइंट लिखना है, वेरिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर वो कहता है राइट डाउन एनी 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, तो आपने इन 5 पॉइंट में से कुछ लिखना है। वो जो सब पॉइंट है वो मत लिखना, दीज आर सब पॉइंट्स। यू नीड टू कीप रिमेंबर दिस फॉर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एज वेल, दैट melting point, boiling point, density, viscosity,
they all increases, they all increases, they all increases as the number of carbon increases, as the number of carbon increases in chain. अगर चेन में नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, विस्कोसिटी सब बढ़ेगा, बट कम क्या होगा, ये याद रखना है आपने, कम आपके पास क्या होगा, वॉलेटाइलिटी। वॉलेटाइलिटी बोलते हैं किसी भी सब्सटेंस के उड़ जाने को, वॉलेटाइलिटी और फ्लेमेबिलिटी, किसी भी सब्सटेंस के जल जाने को आप कहते हो फ्लेमेबिलिटी। ये दोनों चीजें क्या होंगी आपके पास, कम होंगी when number of carbons increases in the chain, when number of carbons increases in the chain. These are sub points बच्चों, ये काम आएंगे आपके, लेकिन ये सब पॉइंट्स हैं, इनको नहीं लिखना आपने। लिखना आपने किसको है, लिखना आपने इन पांचों में से किसी एक को है। 1 2 3 4 5, इन पांच में से कोई दो पॉइंट वो आपसे पूछता है जो कि आपको लिखने होते हैं। इज दैट क्लियर बच्चों? ठीक है, अब यहाँ पर एक बड़ा बेसिक स्टफ मैं आपसे पूछूंगा, और यहाँ पर ये पेपर के अंदर भी, और जब आपके पास 5070 का जो आपके पास एग्जामिनर रिपोर्ट आती है उसके अंदर भी ये बात लिखी भी होती है, और आपको ये पेपर में जाने से पहले ये बात पता भी होनी चाहिए बच्चों कि फॉर सपोज हर सवाल, कोई भी सवाल आ सकता है, मोस्टली इसमें आता है ये सवाल, आप देखोगे सवाल में क्या लिखा हुआ होता है, राइट डाउन एनी टू फिजिकल प्रॉपर्टीज, राइट डाउन एनी टू फिजिकल प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। आपसे कहता है राइट डाउन एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, वो ये आपसे सवाल पूछ रहा है, ठीक है ना? तो आप क्या जवाब दोगे, तो ये आप तो सिंपल इन पांचों में से कोई सा भी दो दे सकते हो, सेम जर्नल फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज और डिफरेंस ऑफ CH2 बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मेंबर्स, पांचों में से कोई से भी दो दे सकते हो। लेकिन स्पेशली जब वो सवाल पूछता है आपसे, वो क्या पूछता है आपसे, स्पेशली सवाल ये पूछता है राइट डाउन एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज एक्सेप्ट फंक्शनल ग्रुप, एक्सेप्ट फंक्शनल ग्रुप। तो आपने डिफाइन क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप के अलावा दो फिजिकल प्रॉपर्टीज बतानी है बच्चों, बस ये इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और ये गलती हम लोग करते हैं, ये बच्चे हम लोग करते हैं गलती, हम लोग सवाल प्रॉपर्ली पढ़ते नहीं है, जवाब दे देते हैं। वो कहता है भाई राइट डाउन टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, हमने बस ये सवाल पढ़ा, टक करके लिख दिया, कंडक्टर होते हैं और मैलेबल होते हैं और फला होते हैं और डिमाका होते हैं, बट उसके नीचे वाली लाइन आपने पढ़ी नहीं। वो कह रहा था आपसे राइट डाउन एनी टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एक्सेप्ट कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर एक्सेप्शन वाली बात भी लिख दोगे तो नंबर थोड़ी ना मिलेगा बेटे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपने याद रखना है। क्लियर हो गया बच्चों? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आप सबने, ठीक है ना? इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अगर वो आपको सवाल देता है तो लाजमी सवाल को आंख खोल के पढ़िए और उसके बाद फिर उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है ना? प्लीज ये आपने जहन में रखना है बच्चों, लाजमी। आगे चलते हैं। तो भाई इसके अलावा अगर आप बात करते हैं किसकी, अगर इसके अलावा आप बात करते हैं किसकी बच्चों, इसके अलावा आप बात करते हैं तो मैं आपको एक रिएक्शन स्कीम बना के दिखा रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। रिएक्शन स्कीम की अगर आप बात करें तो रिएक्शन स्कीम में आप तो छोटी सी ये तरीकाकार है, आप कह सकते हैं कि इसको हमने सॉल्व करना है आसान अल्फाजों में। अल्केन्स क्या कर सकते हैं, एल्कीन्स बना सकते हैं। अल्कीन्स क्या कर सकते हैं, वापस से आपके पास अल्केन बना सकते हैं। और अल्कोहल भी बना सकते हैं। और अल्कोहल क्या कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। और ये दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं, एस्टर बना सकते हैं। तो दिस इज द ओवरऑल ऑर्गेनिक जो कि आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर एक और चीज अगर मैं ऐड कर दूं तो मैं क्या कर देता हूं, इसके अंदर एक और चीज मैं ऐड कर देता हूं, जैसे फॉर सपोज हैलोजिनो अल्केन्स, यहां मैं लिख देता हूं हैलोजिनो अल्केन्स। ये एक टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये रिएक्शंस है जो कि आपको पता होने चाहिए बच्चों, सिंपल इज दिस, ठीक है? तो जरा मुझे बताइए
अल्केन से अल्कीन में जाने के लिए कौन सा प्रोसेस किया जाता है, कौन बता सकता है मुझे? वेरी गुड हमजा, परफेक्ट हो गया बेटे, यही बस चाहिए, यही इंफॉर्मेशन चाहिए। वेरी गुड। इसको हम बोलते हैं क्रैकिंग, इसको हम बोलते हैं क्रैकिंग। लाजमी क्रैकिंग से आप क्या बना सकते हो? अल्कीन बना सकते हो। परफेक्ट हो गया। इसके अंदर कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है बच्चों, जल्दी से बता दो। Yes, absolutely right. We are going to use अल्मोनियम ऑक्साइड या सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और इसके अंदर टेम्परेचर हम यूज करते हैं 600 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये किस टाइप का रिएक्शन है ये भी जरूरी है। तो अगर आप किसी भी सब्सटेंस को हीटिंग करके तोड़ते हो, अगर आप किसी भी सब्सटेंस को हीटिंग करके तोड़ते हो तो वो टाइप कहलाती है थर्मल डीकंपोजिशन। वो टाइप क्या कहलाती है आपके पास? थर्मल डीकंपोजिशन। तो दिस इज थर्मल डीकंपोजिशन बच्चों। और थर्मल डीकंपोजिशन की अगर आप बात करें तो ये होते हैं आपके पास हमेशा एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये आपने याद रखना है कि थर्मल डीकंपोजिशन आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। 600 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो अगर गलती से या किसी भी तरीके से आप इसको भूल जाते हैं तो इट्स ओके, आप हाई टेम्परेचर लिख सकते हैं, चलेगा। सही है बच्चों? ठीक है, गुड हो गया। अब देखें, अल्कीन से अल्केन में आने के लिए क्या करते हैं? अल्कीन से अल्केन में आने के लिए क्या करेंगे बच्चों? यस, दिस इज एडिशन रिएक्शन, दिस इज एडिशन रिएक्शन। और बच्चों आपने याद रखना है, जहां जहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाए, जहां जहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाए वो लाजमी एडिशन रिएक्शन करता है, वो लाजमी एडिशन रिएक्शन करता है। जहां पर भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाए वो एडिशन रिएक्शन करता है। तो चाहे इस वाले की बात करूं चाहे इस वाले की बात करूं, दोनों ही एडिशन रिएक्शन करेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है किसकी? अल्कीन्स की। और अल्केन्स हमेशा कौन सा रिएक्शन करते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। दैट्स इट, ये आपको याद रखना है। इसके अंदर कैटलिस्ट आप यूज करेंगे क्या? इसके अंदर निकल कैटलिस्ट यूज करेंगे, रिएक्शन के लिए हाइड्रोजन यूज करेंगे, टेम्परेचर आप 200 डिग्री सेंटीग्रेड यूज करेंगे, तो आपके पास अल्कीन्स अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। परफेक्ट बच्चों, आई नो दैट कि आप सबको ये बात याद है। वेरी गुड। और इसको हम इस प्रोसेस को एक और नाम देते हैं जो कि ज्यादातर पेपर में यूज किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मार्जरीन। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मार्जरीन के तौर पे आप इसको यूज करते हो। तो ये पेपर में इस नाम से भी पूछा जाता है कि भाई बताएं which catalyst is used, which catalyst is used in the manufacturing of margarine। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पर आप क्या यूज करते हो? आप निकल कैटलिस्ट यूज करते हो। Is that clear every one of you? बच्चों, is my voice is clear to all of you? ठीक है, थैंक यू सो मच एवरी वन ऑफ यू। ठीक हो गया। उसके बाद आप देखें, अल्कीन्स को अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे। अगर आप अल्कीन्स को अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे तो उसके अंदर हम क्या यूज करते हैं बच्चों? उसके अंदर हम यूज करते हैं स्टीम, और कैटलिस्ट क्या यूज करते हैं? फॉस्फोरिक एसिड। टेम्परेचर होता है 350 डिग्री सेल्सियस और 80 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो इन दिस वे यू कैन कन्वर्ट अल्कीन्स इनटू अल्कोहल, एंड इट इज आल्सो व्हाट? इट इज आल्सो एडिशन रिएक्शन। तो जब 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 आपके पास अल्कीन्स के रिएक्शन की बात की जाएगी तो वो एडिशन रिएक्शंस होंगे। जब जब अल्केन्स के रिएक्शन की बात की जाएगी वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे। आप देखें, ये वाला जो रिएक्शन है ये यूवी लाइट की प्रेजेंस में होता है और ये क्लोरीन या ब्रोमीन की प्रेजेंस में होता है, ठीक है ना? तो ये आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है ना? और क्योंकि यूवी लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है तो जो रिएक्शन भी यूवी लाइट की प्रेजेंस में होता है उसको आप कह सकते हो कि वो फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहलाता है, वो फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहलाता है। वो एग्जाम में आपको दे सकता है, वो आप कह सकता है कि भाई ये रिएक्शन है फला फला, पता नहीं कौन सा रिएक्शन उसने दे दिया और कहता है कि भाई ये यूवी लाइट की प्रेजेंस में हुआ है, बताएं ये कौन सा टाइप का रिएक्शन है। तो आप बोलेंगे ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है। जैसे फोटोसिंथेसिस भी एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है बच्चों, ठीक है? अल्कोहल की सिर्फ एक केमिकल प्रॉपर्टी है, और वो कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी है बच्चों? दिस इज कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी है? ऑक्सीडेशन। वेरी गुड, परफेक्ट। तो इस टाइप ऑफ रिएक्शन का नाम क्या है?
ऑक्सीडेशन, और जब जब ऑक्सीडेशन की बात आएगी आप क्या यूज करोगे, एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट 7, एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट 7। इज दैट राइट बच्चों? वेरी गुड, शाबाश। अब अगर अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों मिल जाएं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एस्टर में, और उसके लिए भी कैटलिस्ट क्या यूज करते हैं हम, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। और इसको आप थोड़ा सा हीट करके प्रोसेस कर सकते हैं और इस प्रोसेस का नाम होता है एस्ट्रिफिकेशन। इसका नाम क्या होता है बच्चों, एस्ट्रिफिकेशन। ऑलराइट, एवरी वन ऑफ यू। 60 एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता, 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, प्रेशर की जरूरत नहीं होती है इसके अंदर। देखें दोनों लिक्विड हैं। जब गैशियस कोई सब्सटेंस होता है तो आप बात करते हैं कि आपको जरूरत है उसकी प्रेशर की, अदरवाइज तो अगर लिक्विड है तो बगैर प्रेशर के भी काम चल सकता है। ठीक है, आप जरा देखिए, मैं आपको इसको कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ किसके अंदर, मैं इसको कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ आप किसी एक स्पेसिफिक कंपाउंड के अंदर। तो फॉर सपोज मेरे पास क्या है बच्चों, जरा देखिएगा, मेरे पास यहाँ पर है C2H6, इसको कन्वर्ट करना है मुझे किसके अंदर, इसके अंदर। साथ में क्या प्रोडक्ट बनेगी, ठीक है। इस रिएक्शन को मुझे कन्वर्ट करना है वापसी के इसके अंदर, तो मैं क्या यूज करूंगा, इसको मुझे कन्वर्ट करना है इसके अंदर, साथ में क्या प्रोडक्ट बनेगी, ठीक है। इसको मुझे कन्वर्ट करना है इसके अंदर, इसको मुझे कन्वर्ट करना है इसके अंदर, साथ में प्रोडक्ट क्या बनेगी। इसको मुझे कन्वर्ट करना है इसके अंदर, साथ में एक तो प्रोडक्ट क्या बनेगी और हम यूज क्या करेंगे, यहाँ पर हमें ये आइडेंटिफाई करना। देखिए बच्चों, तो अगर अल्केन्स हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज अल्केन, हाउ डू आई नो, बिकॉज इट इज फॉलोइंग द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन व्हिच इज CnH2n+2, याद रखना है आपने। दिस इज अल्कीन। तो भाई अल्केन से अल्कीन में जाने के लिए डेफिनेटली क्रैकिंग हमें करना पड़ेगी, और क्रैकिंग के आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना पड़ेगा, और इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट तो अल्केन्स टूटकर अल्कीन और हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं। तो इट वुड बी लाइक दिस, यहाँ पर ये चीज बनेगी। वापस आने के लिए मुझे इसमें हाइड्रोजन ऐड कराना पड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल एंड 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, इट इज द एडिशन रिएक्शन। तो ये वापस से काम बन जाएगा। इसमें क्योंकि क्लोरीन ऐड हुई है, ओ सॉरी सब्स्टिट्यूट हुई है, तो मुझे यहाँ पर क्लोरीन पास आउट कराना पड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर HCl भी बनेगा इसके साथ। इसी तरह अगर आप अल्कीन को आप अल्कोहल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यू नीड टू ऐड स्टीम अलोंग विद फास्फोरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 80 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर अल्कोहल को जब आप इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट ऑक्सीडाइज कराते हैं तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल बनता है। अगर आप देखें तो इसके साथ साथ मैंने एस्टर को कन्वर्ट किया है, कार्बोक्सिलिक एसिड को मैंने एस्टर में कन्वर्ट किया है। तो भाई कार्बोक्सिलिक एसिड को एस्टर में कन्वर्ट करता लिया मैंने, लेकिन मुझे रिएजेंट क्या इस्तेमाल करना है ये आइडेंटिफाई करना है मुझे। तो देखो अल्कोहल का क्या पार्ट लगाया मैंने, दिस इज एक कार्बन वाला अल्कोहल लगाया, तो आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि मैंने यहाँ पर मिथानॉल यूज किया है अलोंग विद एसिड। और आपको पता है एक और प्रोडक्ट क्या बनती है, वाटर बनता है। इज दैट राइट बच्चों? तो इस तरह से आपके पास सवाल आ सकते हैं, तो आपको ये बातें याद रखनी है, ठीक है। तो जो आपके पास एस्टर के अंदर आपके पास क्या मौजूद है, अल्कोहल का पार्ट मौजूद है, उसको देख के मुझे आइडेंटिफाई करना है कि भाई इसमें अल्कोहल कौन सा यूज हुआ। तो मैंने उसको देख के आइडेंटिफाई कर लिया कि मैंने अल्कोहल मिथानॉल यूज किया है। अब इसके नाम रख लेते हैं जल्दी से। इसके नाम जब रखेंगे तो देखो दो कार्बन वाला अल्केन है तो एथ एन, ये हो गया एथ इन, ये हो गया आपके पास एथ एनॉल, ये हो गया आपके पास एथ एनोइक एसिड, ये हो गया आपके पास क्लोरो इथेन, ये आपके पास क्या हो गया, देखो एक कार्बन अल्कोहल का है तो ये हो गया आपके पास मेथ आइल, और दो कार्बन आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड के हैं तो एथ एनोएट। इज दैट राइट बच्चों?
ठीक हो गया, ठीक हो गया। किसी को कोई परेशानी है तो बता सकते हैं मुझे। ये सारी बेसिक बेसिक स्टफ मैंने आपको बताया है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। किसी को कोई परेशानी है? ठीक हो गया। चले एक एक छोटा सा सवाल मैं देखना चाहता हूँ खाली कि आप लोगों को कितना समझ में आता है, आप लोग कितना केमिस्ट्री को जो है हाई लेवल तक समझ सकते हो, आप कितना केमिस्ट्री को डिफाइन कर सकते हो। मैं जस्ट ये पूछना चाहूंगा, ठीक है? तो जरा मुझे कोई एक बच्चा बता दे, या जिसको बताना बता सकता है, कोई मसला नहीं है। अगर मैं पहले वाले रिएक्शन की बात करूं, दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन आई एम कंसीडरिंग दिस वन एज अ फर्स्ट रिएक्शन। ये जो कन्वर्जन हो रही है इसको मैं फर्स्ट रिएक्शन कंसीडर कर रहा हूं, जो इथेन से इथीन में कन्वर्जन हो रही है। तो कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी कि बच्चों इसकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी? वेरी गुड बच्चों, परफेक्ट। तो भाई आपने सिर्फ ये बताना है कि इसकी ऑब्जर्वेशन होगी फिजिंग या एफरोवेसेंस आप लिख सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस वहां प्रोड्यूस हो रही है। याद रखें, ऑब्जर्वेशन लिखते वक्त कभी भी नाम नहीं लिखना। आप लिख सकते हो बबल्स ऑफ अ कलरलेस गैस which can pop up sound by interacting with a light and spin, ये लिख सकते हो, लेकिन नाम मत लिखना। हाइड्रोजन गैस बबल ये मत लिखना, आप लिखोगे effervescence, that's it, right? All right, very good बच्चों। Can any one of you tell me the observation of this reaction? Observation of this reaction number 3. What would be the observation in this reaction when ethanol is going to be converted into carboxylic acid, ethanoic acid? Any one of you? बेहतरीन हो गया मुस्तफा, बेहतरीन हो गया। एफ्रा वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड, बेहतरीन। मदी शाबाश शाबाश। नो अब्दुल्ला वेरी गुड। जवेरिया शाबाश। ओके ओके वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। तो आप सबको नजर आना चाहिए प्रॉपर कि आपने यहाँ पर पोटेशियम मैग्नेट इस्तेमाल किया है। पोटेशियम मैग्नेट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट which is used to check reducing agents. Potassium magnate itself a purple color solid. So what is going to be happen? The color of the potassium magnate, if it is in solid, so it is also purple. If it is in liquid, it is also purple. So whatever you are using, solid or liquid, it is going to be changed its color. So it is going to be purple to colorless, which would be the observation of this specific reaction. Perfect बच्चों, माशाल्लाह, गुड हो गया। एक और सवाल, इस रिएक्शन में, रिएक्शन नंबर 3 के अंदर, which substance is reducing agent? Any one of you? Reaction number 3. Very good Abir, very good Shayan, Rama, very good bete, Hassan, very good bete. Okay, very good, absolutely right every one of you, माशाल्लाह। देखो आपके पास इथेनॉल ऑक्सीडाइज होकर इथेनोइक एसिड बनाता है, इथेनॉल ऑक्सीडाइज होकर इथेनोइक एसिड बनाता है। तो जो सब्सटेंस खुद ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इथेनॉल इज रिड्यूसिंग एजेंट ओवर हियर, इथेनॉल इज रिड्यूसिंग एजेंट ओवर हियर। और आपके पास ये बात आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, काम आ सकती है आपके। Is that clear every one of you? ठीक हो गया। चले आगे चलते हैं। तो आपके पास बात होती है किसकी? आपके बात मैं इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूँ सारी, क्योंकि जो बेसिक थी मैं आपको बता चुका हूँ। इंपॉर्टेंट बात करें तो आपके पास आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक विच इज एस्ट्रिफिकेशन। मुझे ऐसा लगता है कि उसका नेम पेपर में पूछ सकता है, उसका स्ट्रक्चर वो पेपर में पूछ सकता है, तो मुझे तो इंपॉर्टेंट लग रहा है तो मैं आपको इसको डिस्क्लोज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एस्ट्रिफिकेशन में अगर आप देखते हो बच्चों, तो एस्ट्रिफिकेशन हमेशा कब होती है? जब आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल से मिलता है। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं तो आपके पास क्या बनता है? एस्टर बनता है और आपके पास वाटर बनता है। ये चीज है, आपको पता होगी ये चीज, आप में से बहुत सारे बच्चों को इस बात का आइडिया होगा। उससे पहले मैं जरा आपसे ये पूछना चाहता हूं, एनी वन ऑफ यू कैन यू प्लीज टेल मी द यूज ऑफ अल्कोहल, एनी अल्कोहल यूज, कोई एक यूज जल्दी से। अल्कोहल बेटे, अल्कोहल का यूज बताना है आपने। तो इट कैन बी यूज
as a solvent. Very good. It can be used in pharmaceuticals, medicine. Very good. उसके अलावा it can be used as alternate fuel. Very good. It can be used as alternate fuel and it can be used as beverages. पीने के लिए भी लोग इस्तेमाल करते हैं. Very good. And this is ester, which is sweet smelling product. Which is sweet smelling product. So इसके uses की अगर आप बात करें तो इसका use भी आपके पास as a solvent है. ये use हो सकता है as a perfume. ये use हो सकता है as a flavoring agent. तो बच्चों ये आपने मिक्सअप नहीं करना है. अल्कोहल का और एस्टर का यूज मिक्सअप नहीं करना है. आप में से बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं कि अल्कोहल एज अ परफ्यूम यूज होता है. नो, अल्कोहल परफ्यूम बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, एज अ परफ्यूम इस्तेमाल नहीं हो सकता. ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? चलें आगे चलते हैं, काम की बात करते हैं, इसकी फॉर्मेशन की बात करते हैं. अगर आप इसकी फॉर्मेशन की बात करते हो तो फॉर्मेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर सपोज मैंने 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया. दिस फंक्शनल ग्रुप बता रहा है आपको कि ये आपके पास आ गया क्या, ये आपके पास आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड. और क्योंकि इसके अंदर 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को क्या बोलते हो आप? प्रॉप. 3 कार्बन को क्या बोलते हैं हम? प्रॉप. और क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसका नाम हो गया प्रोपेनोइक एसिड. सबसे ज्यादा मसला जो है आप लोग जो क्रिएट करते हो वो इसमें क्रिएट करते हो कि भाई ये जो कार्बन है ना, फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन, इसको आप लोग यूज ही नहीं करते. क्यों यूज नहीं करोगे भाई? इसको आपने यूज करना पड़ेगा. तो जो कार्बन आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है आप उसको भी काउंट करोगे. तो टोटल हमारे पास 3 कार्बन होने चाहिए. ये नहीं कि फंक्शनल ग्रुप के अलावा 3 होंगे तो प्रोपेनोइक एसिड बनेगा. फंक्शनल ग्रुप के साथ मिला के 3 होंगे तो प्रोपेनोइक एसिड बनेगा. ये आपने याद रखना है. उसके बाद आपके पास जिस में आपके पास OH होता है इसको आप बोलते हो अल्कोहल. इसको आप बोलते हो अल्कोहल. तो देखो ये याद रखना है आपने कि अगर आपके पास ये फंक्शनल ग्रुप है तो इट इज गोइंग टू बी आइडेंटिफाइड कि यार ये अल्कोहल है भाई. और अल्कोहल का नाम एंड होता है किस पे? एनॉल पे. 2 कार्बन है हमारे पास टोटल तो इसका नाम हो गया इथेनॉल. ठीक हो गया आपके पास. तो ये आपको याद रखना है. अब जब इन दोनों को हम मिलाएंगे तो हमारे पास बनेगा वाटर और एस्टर. तो भाई आपको ये बात याद रखनी है, लाजमी ये बात आपको याद रखनी है कि अल्कोहल हमेशा अपना OH देता, सॉरी अल्कोहल अपना हमेशा H देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा अपना OH देता है. ये दोनों रिमूव होके क्या बना लेंगे? वाटर. ठीक है. उसके बाद जो पार्ट आपके पास बचा है उसको आप मिला के लिख दें. तो क्या बचा है मेरे पास भाई? मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का ये पार्ट बचा है, अल्कोहल का मेरे पास ये पार्ट बचा है. इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दें, ये बन गया आपके पास एस्टर. ये बन गया आपके पास क्या बच्चों? एस्टर. और अगर मैं आपसे पूछूं राइट डाउन एनी वन यूज ऑफ दिस तो आप क्या बोलेंगे? भाई ये परफ्यूम के तौर पे यूज कर सकते हैं आप, डायरेक्ट परफ्यूम के तौर पे यूज कर सकते हैं आप. इसका नाम कैसे रखेंगे? इसका नाम रखने के लिए बच्चों पहले आप यूज करोगे बाद वाले कार्बन्स. 2 कार्बन हैं तो इथ, और इसके साथ आप लगाएंगे YL. और फिर आप यूज करेंगे पहले वाले कार्बन. तो 3 कार्बन हैं तो ये हो गया प्रॉप, और इसके साथ आप लगाएंगे एनोएट. तो इसका नाम हो गया आपके पास इथाइल प्रोपेनोएट. वेरी गुड नीलम, वेरी गुड जहरा, वेरी गुड रहमा, शाबाश बेटे. इसी तरह आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस करना है. इंशाल्लाह यू विल सी दैट द टुमारोज पेपर वुड बी वेरी इजियर फॉर ऑल ऑफ यू. जिस बच्चे ने मेरे साथ वर्कआउट किया है 3 से 4 महीने, मैंने आप सबको देख लिया है कि आप लोग कितने पानी में हो. आप लोग मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हो कि आप लोगों को कितना ग्रेड मिलेगा. मैं आपको बता दूंगा कितना ग्रेड मिलेगा. ठीक है भाई, मुझे आइडिया है कि आप लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हो माशाल्लाह से. चलें नेक्स्ट. आपके पास ये पूछ सकता है वो आपसे आइसोमर बताएं इसका. तो पहली बात तो ये आइसोमर की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए भाई. आइसोमर की डेफिनेशन क्या है? आइसोमर की डेफिनेशन आपके पास ये होती है व्हेन द नंबर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट आपके पास स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट होता है. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है
स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, डिफरेंट होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, राइट बच्चों, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, राइट बच्चों। तो ये आपने याद रखना है। आपके पास देखो हमारे साथ कुछ लोग माशाल्लाह से ऐसे मौजूद हैं जो कि शायद भूल गए कि फॉर सपोज मैंने आपको दिया डायरेक्ट नाम एस्टर का, वो कहता है आपसे ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एस्टर, ड्रॉ द स्ट्रक्चर। अगर वो आपसे बोले ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एस्टर डायरेक्टली, तो आप कैसे करेंगे। फॉर सपोज आपके पास नाम आ गया प्रोपाइल ब्यूटानोएट, ये नाम आ गया आपके पास प्रोपाइल ब्यूटानोएट, अगर आपके पास नाम आ गया तो आप इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे आप इसको, ठीक है ना। अब इसको डायरेक्टली कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसको डायरेक्टली ऐसे सॉल्व करेंगे कि आपके पास ये देखें ब्यूटानोएट, ये जो है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन बताता है, तो 4 कार्बन है 1 2 3 4, और लास्ट वाले कार्बन पे आपके पास होगा C डबल बॉन्ड O, और ये जो प्रोपाइल है ये आपको अल्कोहल के कार्बन बताता है, तो ये आपके पास होगा 1 2 3, और यहाँ पर आपके पास होगा O। बस इस तरह बनाना है, और उसके बाद आपने इसके हाइड्रोजन्स को कंप्लीट कर देना है। क्लियर हो गया बच्चों। ठीक हो गया। फॉर सपोज अगर वो आपको कुछ और नाम देता है, जैसे वो आपसे बोलते हैं आप बनाओ मिथाइल मेथानोएट बनाओ, तो ये एक चीज है जो कि आप लोगों को तंग करती है। एस्टर लिंकेज बनाया आपने, वो कह रहा है मिथाइल में भी एक कार्बन है, मेथानोएट में भी एक कार्बन है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन तो एस्टर लिंकेज में ही आ गया, ठीक है। और फिर O को आप कनेक्ट कर देंगे एक कार्बन से, तो ये हो गया आपके पास अल्कोहल का कार्बन, सही है। कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो कार्बन है वो आपके पास एस्टर लिंकेज में आ गया, और जो अल्कोहल वाला कार्बन है ये हमने दोबारा बना दिया। अब इनके हाइड्रोजन्स पूरे कर दें, तो ये होगा 4 बॉन्ड्स इसके पूरे, ये हो गया इसके 4 बॉन्ड पूरे, ये हो गया आपके पास मिथाइल मिथानोएट, सही है बच्चों। ठीक हो गया। अब देखें वो कभी कभार आपसे रिएक्टेंट भी पूछ लेता है, तो आपको रिएक्टेंट के भी बारे में आइडिया होना चाहिए। तो पहला वाला जो होता है, जैसे फॉर सपोज ये लिखा हुआ है इथाइल प्रोपेनोएट, अगर ये लिखा हुआ आपके पास, तो आपको पता होना चाहिए कि जो पहला वाला है इट इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ अल्कोहल, और जो दूसरा वाला है इट इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यानी कि जो रिएक्टेंट हमने यूज किए हैं वो यहाँ पर यूज किया है प्रोपेनोइक एसिड, और यहाँ पर हमने यूज किया है इथानॉल, राइट बच्चों। इस तरह भी वो आपसे पूछ सकता है। इसका आइसोमर बिल्कुल हो सकता है, इस वाले का नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर 2 ही कार्बन है। इसका ऊपर वाले का आइसोमर हो सकता है। आप इसको कर सकते हैं ब्यूटाइल, जैसे आपके पास लिखा है ना प्रोपाइल ब्यूटानोएट, तो आप इसको ब्यूटाइल प्रोपेनोएट भी कर सकते हैं, दैट्स फाइन, कोई इशू नहीं है, उसका आप आइसोमर बना सकते हैं, सही है बच्चों। चले अब उसके बाद की बात अगर हम करें, तो हम थोड़ी सी बात आइसोमर की भी कर सकते हैं। आइसोमर में इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, आइसोमर में इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप उसको डेफिनेशन को याद रखें। उसके अलावा आप इसके अंदर ये याद रखें कि आपसे जो पूछा जा रहा है उसको प्रॉपरली देख लें। वो आपसे क्या पूछ रहा है, वो आपसे बोल रहा है ड्रॉ द ब्रांच स्ट्रक्चर। अगर पेपर में वो कहता है ब्रांच स्ट्रक्चर बनाओ, तो ये सवाल हम लोग देखते ही नहीं है भाई, ठीक है ना। ब्रांच स्ट्रक्चर बनाना ये हम देखते नहीं और ड्रॉ कर देते हैं। बहुत सारे बच्चों की मिस्टेक्स मैंने पेपर में ये देखी है कि स्ट्रक्चर तो बना देते हैं बट ब्रांच स्ट्रक्चर नहीं बनाते, शायद उनको पता ही नहीं होता ब्रांच स्ट्रक्चर होता क्या है। तो ये 4 कार्बन से स्टार्ट होता है। तो आप देखें अगर आपके पास 4 कार्बन हैं और वो स्ट्रेट लिखे हुए हैं इस तरह से, तो ये अनब्रांच होता है, ये अनब्रांच होता है। यहां पर अगर आप बीच में कार्बन लगा दें, अगर आप बीच में कार्बन लगा दें, तो इसको बोलते हैं आप ब्रांच्ड स्ट्रक्चर।
हम बोलते हैं क्या, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। बेटा जब एरिया पेपर सबसे मुश्किल आपके पास सिर्फ एमसीक्यू पेपर आ सकता है, बाकी पेपर 2 तो स्ट्रेट होता है। आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो बेसिक आपके पास टर्म्स हैं, अगर पेपर की जहां आप लोग गलतियां करते हैं, अगर आप लोग सीख जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको फायदा हो जाएगा। आपके कुछ मार्क्स जो है इंशाल्लाह आपको फायदा कर जाएंगे। आप अक्टूबर नवंबर के पेपर कर सकती हैं, वेरिएंट 1 करने की कोशिश करें, यू वुड फेस डेफिनेटली फ्यू प्रॉब्लम्स ओवर देयर ना। चलिए अब इसके हाइड्रोजन अगर आप पूरे कर दें तो दिस वुड बी द ब्रांच स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन। आपको इसका नाम नहीं लिखना होता पेपर में। और दिस वुड बी अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन। बस आपको ये याद रखना है, वो ये पूछ सकता है आपसे पेपर में, इसके लिए आपने रेडी रहना है। अच्छा ये भी आपने याद रखना है कि आखिरी में अगर आप इस तरह से बना दें, आखिरी वाले कार्बन को अगर आप ऊपर या नीचे कर दें तो वो आपके पास ब्रांच स्ट्रक्चर नहीं बन जाता। ब्रांच स्ट्रक्चर फिर सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में बन सकता है, जब आप बीच वाले कार्बन के ऊपर कार्बन लगाएं। आखिरी वाले कार्बन पे लगाएंगे, देखिए दिस इज वन गो चेन, तो ये स्ट्रेट चेन है, वन गो चेन है ये। इनके अंदर ब्रांच स्ट्रक्चर नहीं कहलाता। ब्रांच स्ट्रक्चर ये कहलाता है जब आपको चौथा कार्बन कैच करने के लिए क्या करना पड़े, अपनी फिंगर को उठाना पड़े, तो दिस इज ब्रांच स्ट्रक्चर। तो ब्रांच स्ट्रक्चर हमेशा तब बनेगा जब आप बीच वाले कार्बन के ऊपर कार्बन लगाएं, तब आपके पास ब्रांच स्ट्रक्चर बनेगा। इज इट राइट बच्चों? ठीक हो गया। इसका नाम की जरूरत नहीं है, आप लोग परेशान नहीं होइएगा नाम से कि इसका नाम जो है आपके पास 2 मिथाइल प्रोपेन था, अगर आपको याद हो तो ये नाम वो मिथाइल ब्रांचेस वाले नाम वो पूछता नहीं है। वो सिर्फ आपसे स्ट्रेट नाम पूछ सकता है कि भाई एक आपके पास फॉर सपोज ये लिखा हुआ है आपके पास 3 कार्बन वाला अल्कोहल, तो इसका नाम क्या है, तो आपसे ये पूछ सकता है। अगर आप इसको कहते हो तो दिस इज व्हाट, दिस इज आइसोमर ऑफ अल्कोहल, तो इसका नाम क्या होगा, तो आप इसको कह सकते हो इसका नाम है आपके पास प्रोपेन 1 ओल, इसका नाम है आपके पास प्रोपेन 2 ओल। तो आप फंक्शनल ग्रुप की प्लेसमेंट चेंज कर कर भी आप आइसोमर बना सकते हो, तो उसके नाम वो आपसे पूछ सकता है बस। इसके अलावा वो आपसे नॉमेनक्लेचर नहीं पूछेगा, नाम रखने के लिए नहीं बोलेगा आपसे, ठीक है। चले भाई ये मोमिन नाम से भी कोई आ गए हैं, गैर मोमिन इंसान, इनको भी डिलीट कर दें आप जरा। मोमिन नाम से एक गैर मोमिन इंसान आ गए, शायद ये मोमिन की में से नहीं है, इनको उड़ा दें भाई, मोमिन को उड़ा दें, इनको इज्जत राज नहीं है, इनको हटाएं। सही है भाई। अब आपके पास आ जाती है दूसरी प्रॉपर्टी, वो क्या हो सकती है आपके पास, वो आपके पास हो सकती है आपके पास एक तो आइसोमर और एक आइसोटोप्स। इन दोनों की डेफिनेशन में कॉन्ट्रडिक्शन आप लोग करते हो, तो ये आप याद रखें कि ये जो दोनों हैं इनकी डेफिनेशन आपने अलग याद रखनी है। आइसोमर्स होते हैं कंपाउंड्स होते हैं, और ये आपके पास एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। कंपाउंड्स जो होते हैं आपके पास, यहाँ पर आपने लिखना है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यहाँ आप लिखेंगे सेम प्रोटॉन नंबर और डिफरेंट न्यूक्लियॉन नंबर। तो ये डेफिनेशन आपने लाजमी याद रखनी है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आपसे वो पूछ सकता है, ठीक है। और उसके अलावा आपके पास ये आपने याद रखना है कि भाई जो आइसोमर्स होते हैं बच्चों, आपके पास जो आइसोमर्स होते हैं, आइसोमर्स के अंदर आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती हैं, जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं, केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती हैं, ये आपने याद रखना है। इसी तरह आइसोटोप्स के अंदर भी फिजिकल प्रॉपर्टीज आपके पास क्या होती हैं, चेंज होती हैं, जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं। और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम क्यों होती है, ड्यू टू द सेम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के सेम होने की वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं, और इनका जबकि आपके पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से सेम रहती हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है। ऑलराइट, क्या हुआ हमें क्या समझ में आ रहा बेटे? Yes, Alishwa, that's fine, bete, that's fine. I think that would be pretty good marks, mashallah. You can easily get A studied for this. अच्छा देखो बच्चों, आपके पास इस
इस बार जो आपके पास बिल्कुल हो सकते हैं जवेरिया एस्टर के अभी देखिए मैंने आपको पीछे बताया ना कि अगर आपके पास प्रोपाइल ब्यूटानोएट लिखा हुआ है तो प्रोपाइल ब्यूटानोएट के अंदर आपके पास 7 कार्बन हैं, 14 हाइड्रोजन हैं और 2 ऑक्सीजन है। तो अगर मैं ब्यूटाइल प्रोपेनोएट बनाता, ब्यूटाइल प्रोपेनोएट के अंदर भी मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास सेम होता, दैट वुड बी C7H14O2, so they are isomers of each other। सही है। अगर आप बात करते हो किसकी, ऑक्साइड्स की बात करते हो, तो ऑक्साइड्स की बात सॉल्युबल इनसॉल्युबल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी ज्यादा ये पूछता नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए अगर आप ऑक्साइड्स की बात करते हो तो आपके पास मेटल ऑक्साइड्स हो सकती हैं, आपके पास नॉन मेटल ऑक्साइड्स हो सकती हैं। मेटल ऑक्साइड्स आपके पास बेसिक्स हो सकती हैं, मेटल ऑक्साइड्स आपके पास एम्फोटेरिक हो सकती हैं। ये आपसे पेपर में पूछता है तो ये बात इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड्स आर द ओनली ऑक्साइड्स जो कि आपके पास एम्फोटेरिक होती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में 1 मार्क के लिए आपसे पूछ सकता है। जबकि रेस्ट ऑफ ऑल बाकी सारी मेटल ऑक्साइड्स आपके पास कैसी होती हैं, बेसिक होती हैं। और ओनली यार ओनली ग्रुप 1 ऑक्साइड्स, ओनली ग्रुप 1 ऑक्साइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। बाकी सारी ऑक्साइड्स आपके पास बच्चों इनसॉल्युबल होती हैं, ये आपने याद रखनी है। मेटल ऑक्साइड्स में सारी मेटल ऑक्साइड्स आपके पास क्या होती हैं, इनसॉल्युबल होती हैं। ठीक है, सारी मेटल ऑक्साइड्स आपके पास क्या होती हैं, इनसॉल्युबल होती हैं। सिर्फ ग्रुप 1 वाले, जैसे पोटेशियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड है, आपके पास लिथियम ऑक्साइड है, रुबीडियम ऑक्साइड है, तो ये सॉल्युबल होंगी। बाकी सारी मेटल ऑक्साइड्स आपके पास इनसॉल्युबल होंगी। ये सिंपल सी बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आपको याद रखनी है, तो आपको पता जाएगा कैसे सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है। सेम एज इट इज आपके पास नॉन मेटल ऑक्साइड जो होती हैं वो आपके पास एसिडिक होती हैं या न्यूट्रल होती हैं। तो एसिड वाली सारी सॉल्युबल होती हैं और वो आपने याद रखना है वो कौन कौन सी होती हैं। वो आपके पास होती हैं, आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, आपके पास जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी आपके पास जो होती हैं सॉल्युबल होती हैं। एक्सेप्ट एक्सेप्ट सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये इनसॉल्युबल होती है, बाकी सारी सॉल्युबल होती हैं। सही है। और न्यूट्रल के अंदर आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड होती हैं और ये इनसॉल्युबल होती है। इज दैट क्लियर बेटे? आपका सवाल क्लियर हो गया? हेलो बच्चों, कैन यू हियर मी? बच्चों, is my voice is clear to you? इशू आ रहा है ओवरऑल ही ये सुबह से ही तंग कर रहा है इंटरनेट। हालांकि आई हैव डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ इंटरनेट, 2 से 4 इंटरनेट है मेरे पास, लेकिन ये सुबह से ही आज काफी तंग कर रहा है और दोनों ही तंग कर रहे हैं। तो खैर अभी इंटरप्शन तो खैर हो ही गई है, तो अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट अगेन। जस्ट गिव मी अ मिनट बच्चों।
ऑनलाइन में सब अच्छा है, सिर्फ एक इस बात के अलावा जिस दिन इंटरनेट का प्रॉब्लम होता है, जिस दिन बारिश का कोई इम्कान होता है, जिस दिन कोई भी इशू होता है, तो उस वक्त जो है आपको पूरा जो शेड्यूल्ड होता है वो इस वजह से क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। अच्छा जी, आप मदी, कैन यू प्लीज मेक द co-host to the second Sama Shahab please, so I can start the recording as well. चलो भाई बच्चों, हम यहाँ पर पहुंच चुके थे, हमने ये सारी बातें कर ली थी। अगर आपको इसमें कोई मसला नहीं है तो मुझे बताइए, आगे चलें। चले भाई आगे चलते हैं। तो ये बात हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ और चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो कि मुझे आपको बतानी चाहिए, और वो बेसिक स्टफ क्या है जो मुझे आपको बताने की कोशिश कर रहा था मैं काफी देर से, और वो है आपके पास एयर पॉल्यूशन। मुझे ऐसा लगता है बच्चों कि ये टॉपिक कल के पेपर में आपके पास काफी ज्यादा होना चाहिए। एयर पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन, मुझे ऐसा लगता है कि ये पेपर में कल आपको देखने को मिलेगा। बच्चों आवाज आ रही है मेरी आपको क्लियर? कोई इशू तो नहीं है? ठीक हो गया। चलें, एयर पॉल्यूशन के अंदर अगर आप बात करें तो एयर पॉल्यूशन के अंदर हमारे पास कुछ गैसेस हैं जिनके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। और वो कौन कौन सी गैसेस है आपके पास? कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड के बारे में, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बारे में, इस तरह मीथेन गैस के बारे में और सीएफसीज के बारे में आपको पता होना जरूरी है। ये गैसेस वो गैसेस हैं जो कि आपको लाजमी लाजमी पता होने चाहिए, ठीक है ना। इनके सोर्सेज आपको पता होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं कि एक तरह से हो सकता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का सोर्स क्या है आपके पास बच्चों? इनकम्प्लीट कंबस्शन, ये बस एक वाहिद सोर्स है इसका। तो ये एक नंबर के लिए आपके पास आ जाएगा, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। आई नो दैट बेटा इट्स आउट ऑफ सिलेबस, लेकिन ये पिछले साल भी पूछ लिया गया था, तो इसकी सिर्फ बेसिक स्टफ आपको बताऊंगा, ज्यादा एडिशनल मैं इसको नहीं बताऊंगा, सिर्फ एक छोटी सी बात इसको बताऊंगा, मुझे पता है ये बात, ठीक है। दूसरी आपके पास कंप्लीट कंबस्शन से आपके पास जो है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। उसके अलावा आपके पास रेस्पिरेशन से आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। उसके बाद फर्मेंटेशन से आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो जब आपके पास किसी भी क्वेश्चन के एक से ज्यादा आंसर होते हैं, किसी भी क्वेश्चन के आपके पास जब एक से ज्यादा आंसर्स होते हैं बच्चों, तो क्या सीन होता है? सीन ये होता है कि एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि बताइए कि भाई इसके अलावा कोई सोर्स बताएं। तो अगर वो बताता है कि भाई बताएं कार्बन डाइऑक्साइड का कोई सोर्स बताएं एक्सेप्ट कंप्लीट कंबशन, तो हमारा सवाल को गौर से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद आंसर लिखिएगा। एंड आई जस्ट सजेस्ट यू टू राइट फर्मेंटेशन बिफोर रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन से पहले आप फर्मेंटेशन को फोकस करें। सल्फर डाइऑक्साइड के इसी तरह आपके पास सोर्सेज हो सकते हैं, क्या क्या? सल्फर डाइऑक्साइड आपके पास जो है फॉसिल फ्यूल की कंबस्शन की वजह से बनता है, फॉसिल फ्यूल कंबस्शन। उसके अलावा जो है बच्चों ये वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से भी बनता है। तो ये नेचुरल सोर्स है नीचे वाला, ऊपर वाला आपके पास आर्टिफिशियल है। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की भी सोर्सेज हैं आपके पास, और इसमें स्पार्कलिंग एंड इंजन दो आपके पास जो है हमारा आर्टिफिशियल सोर्स है जिसकी वजह से, जो हमारी वजह से जनरेट हुआ है, और एक नेचुरल है जो कि है आपके पास थंडर स्टॉर्म, बिजली कड़कने की वजह से भी आपके पास नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनती हैं। ये आपने याद रखना है। मीथेन गैस के भी दो सोर्सेज हैं, डीके ऑफ वेजिटेशन आपको पता होना चाहिए, और उसके अलावा आपके पास एक और सोर्स क्या हो सकता है आपके पास? एनिमल डंक हो सकता है, ये आपने लाजमी लाजमी याद रखना है। सीएफसीज जो है आपके पास कूलिंग एजेंट्स के तौर पे यूज होते हैं, तो इसका सोर्स जो है आपको पता होना चाहिए। रेफ्रिजरेटर्स के अंदर ये आपके पास पाई जाती है, और एरोसोल्स के अंदर ये पाई जाती है। डेफिनेटली ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन पिछले कुछ पेपर्स के अंदर आप देखेंगे कि ये पूछा गया है। इसी तरह इससे इंपॉर्टेंट बात जो हो जाती है, इसके बाद आ जाती है आपके पास प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड इवन कैन किल यू, कैन कॉज रेस्पिरेटरी इश्यूज, कैन कॉज यू सफोकेशन, and this is a toxic gas, or it can cause lung diseases and a lot of problems with that, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास जो है ग्रीन हाउस गैस है, तो ये आपके पास ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है, ये आपने लाजमी लाजमी याद रखना है। मीथेन भी आपके पास ग्रीन हाउस गैस है, तो ये भी ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है। तो इन दोनों का प्रॉब्लम आपको लाजमी लाजमी पता होना चाहिए। यस बेटे, ब्लास्ट फर्नेस इज अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, क्योंकि हमने एक्सट्रैक्शन उसकी पढ़ी हुई है, ठीक है। इसी तरह एसिड रेन कॉज करती है आपके पास सल्फर ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड, और इससे ये बात पता चलती है कि ये दोनों ही आपके पास एसिडिक नेचर रखती होंगी।
लेकिन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के पास एक और प्रॉब्लम है और वो है फोटोकेमिकल स्मोक। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए, वो आपसे पूछ सकता है। और ये क्या करती है, ओजोन को डिप्लेट करती है। तो दिस इज द ओनली थिंग दैट यू नीड टू कीप रिमेंबर अबाउट सीएफसीज। सीएफसीज क्या होते हैं आपके पास, ये होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये आपके पास होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ऐसे कंपाउंड्स जिसके अंदर कार्बन, क्लोरीन और क्लोरीन मौजूद हो, उनको आप क्या बोलते हैं, उनको आप बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जी बेटे, हमें ब्लास्ट फर्नेस आपके प्रोसेस है, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमाटाइट ओर, ये आपका सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। बस ये इतना काफी है, ये इतना ही पूछते हैं आपके पास। पिछले क्वेश्चन में भी पिछले साल के अक्टूबर नवंबर एग्जाम में भी उसने पूछा है कि विच सब्सटेंस इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आपको बस इसकी जर्नल बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और एडिशनल बहुत कुछ नहीं पता होना चाहिए। जैसे ओजोन डिप्लेट होती है तो वो स्किन कैंसर करती है, ये सारी चीजें अब हमारे सिलेबस से ओमिट हो गई हैं, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए जर्नल ओजोन सीएफसी क्या होता है, ठीक है ना, ये बस आपको पता होना चाहिए। इसी तरह आपको इनकी इक्वेशंस का पता होना चाहिए। इक्वेशंस पेपर में पूछ लेता है, तो भाई कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट होती है जब आपके पास इनकम्प्लीट ऑक्सीजन हो, लिमिटेड ऑक्सीजन हो तो आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। जब आपके पास एक्सेस ऑक्सीजन हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। आपके पास सल्फर जब ऑक्सीडाइज होता है तो आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। तो यू नीड टू कीप रिमेंबर, जब फॉसिल फ्यूल्स कंबस्ट होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। और कांटेक्ट प्रोसेस में आपने पढ़ा है कि अगर ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाए तो इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड और 450 डिग्री सेंटीग्रेड तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती है। और जब ये सल्फर ट्राइऑक्साइड पानी में डिसॉल्व होती है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, जो कि एसिड रेन कॉज करती है, ठीक है। इसी तरह नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना सकती है। इसको फर्दर ऑक्सीडाइज होकर आप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जब ये पानी में डिसॉल्व होती है तो ये नाइट्रिक एसिड बनाती है, जिसकी वजह से ये एसिड रेन कॉज करती है, ठीक है। ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। इक्वेशंस ये हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग है बेटा, ये GW मींस ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना। तो आपके पास इनकी ओवरकम की बातें भी हमें पता होनी चाहिए, हाउ कैन वी ओवरकम देम। तो इनको ओवरकम करने के लिए बच्चों आपने याद रखना है, इसके लिए हम लगाते हैं कन्वर्टर, जिसको हम बोलते हैं कैटालाइटिक कन्वर्टर, जो कि हमारे सिलेबस का एक मेन पार्ट है, वो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। और इसको भी आप ओवरकम करने के लिए कैटालाइटिक कन्वर्टर लगाते हो कार्स के अंदर, तो ये इसकी तरीकाकार है, इसको आप इस तरह ओवरकम कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को ओवरकम करने के लिए हम प्लांटेशन करते हैं, हम इलेक्ट्रिक कार्स यूज करते हैं, हम इसके अंदर हाइड्रोजन फ्यूल सेल लिख सकते हैं, हाइड्रोजन फ्यूल सेल आप यूज कर सकते हो। ये सब कुछ न्यूली एडेड है हमारे सिलेबस में, तो ये पूछ सकता है वो, तो इसके लिए आपने रेडी रहना है, वो ये पूछ सकता है आपसे, ठीक है ना। ये नया एडिशन है हमारे सिलेबस में, तो इसके लिए आपने तैयार रहना है। उसके अलावा सल्फर कंटेंट को रिमूव करने के लिए आप करते हैं डीसल्फराइजेशन, तो ये भी आपसे वो पूछ सकता है, तो उसके लिए भी आपने तैयार रहना है। तो ये सारी वो न्यू इंक्लूडेड टर्मिनोलॉजीज हैं या थिंग्स हैं जो कि आपको याद रखनी है अपने कल के एग्जाम के लिए। और कैटालाइटिक कन्वर्टर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है। कैटालाइटिक कन्वर्टर के बारे में आपने लाजमी पढ़ना है। कैटालाइटिक कन्वर्टर क्या करता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड को आपस में रिएक्ट करा देता है, और रिएक्ट कराने के बाद वो क्या कर देता है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड में और नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर सकता है। यू कैन से दैट कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड आपके पास रिड्यूस हो गया, नाइट्रोजन बन गई, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइज होकर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई है। दिस इज व्हाट यू नीड टू कीप रिमेंबर, कि कैटालाइटिक कन्वर्टर करता है, और ये सब कुछ करता है ये प्लेटिनम या रोडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, ठीक है। डीसल्फराइजेशन क्या होती है, डीसल्फराइजेशन आपके पास एक प्रोसेस है जिसमें आप सल्फर डाइऑक्साइड का कंटेंट रिमूव करते हैं। टू रिमूव सल्फर डाइऑक्साइड, तो इसको आप कैसे रिमूव करते हैं, बाय द यूज ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड या बाय द यूज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि ये दोनों ही बेसिक हैं, इन दोनों को यूज करके आप सल्फर डाइऑक्साइड का कंटेंट रिमूव कर सकते हैं। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो आपके पास क्या बनता है, कैल्शियम सल्फाइड, और आपके पास यहाँ पर बन सकता है कैल्शियम सल्फाइड के साथ साथ क्या बन सकता है आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये डीसल्फराइजेशन के प्रोसेस है, वो आपसे पूछ सकता है हाउ कैन यू रिमूव flue gases from desulfurization process. So you can say that we can use calcium oxide, which is a basic, so it can neutralize all acidic impurities from there. This is one of the process which is very important for tomorrow. And also hydrogen fuel cell would be the important part for tomorrow. हाइड्रोजन फ्यूल सेल आपके पास एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है कल के लिए, तो उसके लिए भी आपने तैयार रहना है भाई। हाइड्रोजन फ्यूल सेल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, और इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या हो सकती है आपके पास, इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है आपके पास एडवांटेज और डिसएडवांटेज।
यही हमारे सिलेबस का पार्ट है खाली, तो ये हमें तैयार रहना है इसके लिए। एडवांटेज क्या है इसके? एडवांटेज इसके ये है कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, कि आप देख सकते हैं इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ही नहीं होती, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ दिस, कि इसका कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सिंपल। ठीक है, दूसरा ये कि आप कह सकते हैं कि ये इजी टू इंस्टॉल है, इजी इंस्टॉलेशन होती है इसकी, आप उठाएं और डायरेक्ट लगा लें, इजी इंस्टॉलेशन है। प्रॉब्लम इसका क्या है? आपको कंटिन्यूस, आपको क्या चाहिए होगा? आपको कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए होगी हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की, विच इज वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ दिस। कंटिन्यूसली आप हाइड्रोजन कहां से लेके आएंगे? ठीक है ना, एनर्जी एफिशिएंट होता है, रोमान बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और एक और प्रॉब्लम इसका क्या है? इसका एक और प्रॉब्लम ये है कि स्टोरेज मुश्किल होती है गैसेस की, स्टोर करना बड़ा मुश्किल होता है, तो इट वुड बी अ डिफिकल्ट थिंग टू रिमेंबर। बेटा जिंक रिमूव हो गया, जिंक की एक्सट्रैक्शन अब हमारे सिलेबस में नहीं है। हाइड्रोजन आपके पास फ्लेमेबल होता है, दिस इज आल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम, तो ये भी आपने याद रखना है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर जो कि डिसएडवांटेजेस के तौर पे अपेयर होते हैं हाइड्रोजन फ्यूल सेल के, तो ये आपने याद रखना है, लाजमी लाजमी ये आपने याद रखना है, ये आपके काम की है। और रही बात, आप लोग सवाल करते हैं इक्वेशंस का, तो इक्वेशंस हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है हाइड्रोजन फ्यूल सेल की, लेकिन अगर वो पूछेगा, अगर वो इसको पूछेगा तो वो आपसे क्या कहेगा? वो आपको इक्वेशन में बता देगा कि भाई हाइड्रोजन इज रिएक्टिंग विद हाइड्रोक्साइड एंड फॉर्मिंग वाटर मॉलिक्यूल्स, राइट डाउन द इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। तो जो चीज हमारे सिलेबस में नहीं होती है, तो फिर वो उसकी एग्जाम्पल दे देता है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दे देता है, और फिर वो आपसे पूछ लेता है, राइट। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज, मैं डेफिनेटली पैड पढ़ा रहा हूँ, मैं नायलॉन को भी डिस्क्राइब करूंगा इन जस्ट फ्यू मिनट्स फॉर दिस। तो मैं इलेक्ट्रोलाइटिक, क्योंकि बात कर चुके हैं हम, तो इलेक्ट्रोलिसिस की, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की भी बात कर लेते हैं। अगर आपके पास एनी एक्वस सॉल्ट हो एक्सेप्ट कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, अगर इन तीनों के अलावा आपके पास कोई सा भी सॉल्युबल सॉल्ट हो, ठीक है, तो आप उसके अंदर याद रखें कैथोड पर हमेशा हाइड्रोजन गैस बनेगी, विच इज इक्वेशन लाइक दिस, उसकी इक्वेशन ये होगी, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए आपको याद रखना है। उसके अलावा आपने याद रखना है एनी टाइप ऑफ सॉल्यूशन, एनी सॉर्ट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग क्लोराइड और ब्रोमाइड, मॉल्टेन हो, एक्वस हो, कॉन्सेंट्रेटेड हो, डाइल्यूटेड हो, व्हाटएवर, कुछ भी हो, कुछ भी हो, आपने डायरेक्ट इक्वेशन बनानी है क्लोराइड वाली एनोड पर, हमेशा यही इक्वेशन बनेगी। अगर आप देख लें वहां लिखा हुआ क्लोराइड या ब्रोमाइड, तो हर हाल में ये इक्वेशन बना दें एनोड पर, कोई और इक्वेशन नहीं बनेगी एक्सेप्ट उसने बता दिया हो आपको कि आप हाइड्रोक्साइड वाली इक्वेशन बना, ठीक है। इसके अलावा डाइल्यूट सॉल्यूशंस के अंदर आपके पास एनोड पर क्या बनती है? डाइल्यूट सॉल्यूशन पे एनोड पे आपके पास ये इक्वेशन बनती है, जिसके बारे में आपको अवेयर रहना है कि वो ये इक्वेशन को बहुत पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये इक्वेशन वो बहुत पूछता है, तो ये लाजमी लाजमी आपने याद रखनी है, ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ मेटल्स के कलर आपको याद रखने हैं भाई। कॉपर मेटल अगर आपके पास है, कॉपर मेटल अगर आपके पास है, Cu की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इट वुड बी पिंक सॉलिड या पिंक ब्राउन सॉलिड आप लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास फॉर सपोज आयरन लिखा हुआ है इस तरह से, आयरन मेटल लिखा हुआ है आपके पास, तो आप इसको लिख सकते हैं डार्क ग्रे सॉलिड। और ग्रुप 1 के और ग्रुप 2 के और प्लस एल्युमिनियम, ये सारे जो है आपके पास मेटल, ये सिल्वर मेटल होते हैं, सिल्वर सॉलिड होते हैं, तो आप इनको लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कॉपर 2 आइंस की बात करते हैं, तो ये सॉल्ट है, दिस इज द सॉल्ट, तो ये आपको ब्लू सॉल्यूशन देगा, ये आपको ब्लू सॉल्यूशन देगा। अगर आपके पास आयरन 2+ है या आपके पास क्रोमियम 3+ है, तो अगर ये एक्वस फॉर्म में आपके पास मौजूद है, तो ये सॉल्ट्स हैं, ये आपको कौन सा कलर देंगे? ये आपको ग्रीन सॉल्यूशन देंगे भाई, ये आपको ग्रीन सॉल्यूशन देंगे। उसके अलावा अगर आपके पास आयरन 3+ का एक्वस सॉल्यूशन है या सॉल्ट है आपके पास, तो ये आपको कलर देगा कौन सा? ये आपको रेडिश ब्राउन कलर देगा, ये आपको रेडिश ब्राउन सॉल्यूशन देगा। और अगर आपके पास आयोडीन है, अगर ये एक्वस है, तो ये ब्राउन कलर की होगी,
अगर आयोडीन आपके पास गैशियस है या सॉलिड है तो ये पर्पलिश ब्लैक सॉलिड होगा, पर्पलिश ब्लैक सॉलिड होगा ये, ठीक है ना। अदरवाइज ये एक्वस और गैशियस स्टेट में ब्राउन होती है। इज दैट क्लियर एवरी वन ऑफ यू? ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई ये बात? जी जी, आप इसको कर लें बेटे, मुझे कोई मसला नहीं, आप इसको लिख लें, जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। सही हो गया। उसके बाद आपके पास कुछ और इंपॉर्टेंट कलर्स आपके पास हो सकते हैं, और वो कौन कौन से कलर हो सकते हैं आपके पास? पोटेशियम मैग्नेट का कलर आपको पता होना चाहिए, इट इज पर्पल इन कलर, ये आपके काम आ सकता है। क्लोरीन गैस आपके पास जो है येलो गैस होती है, ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज येलो गैस। क्लोरीन गैस के बारे में आपको पता होना चाहिए, दिस इज येलोइश ग्रीन गैस। और फिर ब्रोमीन का ताल्लुक बड़ा इंपॉर्टेंट है। ब्रोमीन अगर आपके पास एक्वस हो या ब्रोमीन अगर आपके पास लिक्विड हो तो इसको आप ब्राउन या रेडिश ब्राउन बोल सकते हैं, ये भी आप बोल सकते हैं। इसके अलावा आप याद रखें टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन का जो टेस्ट है वो लाजमी आप याद रखें। अनसैचुरेशन का टेस्ट में क्या होता है, ब्रोमीन रेडिश ब्राउन टू कलरलेस हो जाती है, रेडिश ब्राउन टू कलरलेस हो जाती है, ये ब्रोमीन का टेस्ट है। यू नीड टू कीप रिमेंबर दिस, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा आपको जो है, इसके अलावा जो कलर चेंजेस आपको याद रखना है वो आपने टेस्ट फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है, टेस्ट फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का टेस्ट करते हो तो आप क्या करते हो, आप पोटेशियम आयोडाइड ऐड करते हो, और उसकी ऑब्जर्वेशन क्या होती है, पोटेशियम आयोडाइड ग्रुप 1 का सॉल्ट है तो इनिशियली ये कलरलेस होता है, और उसके बाद फिर वो कैसा कलर देता है, ब्राउन आयोडीन लिबरेट करता है, ये आपने याद रखना है। हेमोफ्थलीन हमारे सिलेबस में न्यूली एडेड है तो इसका कलर आपने याद रखना है, दिस इज ब्लू इन एल्कली और कलरलेस इन एसिड्स, ये आपने याद रखना है, ये आपके पास बड़ा आ जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज जो आपके पास हो सकती है वो मिथाइल ऑरेंज हो सकता है। मिथाइल ऑरेंज का कलर आपने याद रखना है, इट इज ऑरेंज इटसेल्फ, लेकिन ये जो है आपके पास भाई रेड होता है एसिड्स में और येलो होता है ये एल्कली के अंदर, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको याद रखनी है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज आपको रिवर्सिबल रिएक्शन करने हैं, आपको सॉल्ट फॉर्मेशन करनी है अच्छे से। इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा आपको बॉन्ड एनर्जीज से जो एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन निकालना है ना भाई, वो लाजमी करना है, वो लाजमी लाजमी आपने करना है। ऑरेंज भी एक्सेप्टेबल है बेटे, ऑरेंज कलर भी एक्सेप्टेबल है, कोई मसला नहीं है, अगर आप ब्रोमीन को ऑरेंज लिखते हो तो चलेगा, एक्सेप्टेबल है, ठीक है भाई, कोई मसला नहीं है उसका। उसके अलावा आपके पास नया सिलेबस में जो ऐड है वो है प्रेजेंस ऑफ वाटर का टेस्ट, भाई ये आप लाजमी याद रखेगा। प्रेजेंस ऑफ वाटर के जो टेस्ट हैं ये आपके सिलेबस में न्यूली इंक्लूडेड है, तो ये भी बात मुझे ऐसा लगता है कि वो पूछ सकता है एग्जाम में। तो एक टेस्ट है आपके पास एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का, एक आपके पास क्या है एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट का टेस्ट है आपके पास, यानी कि अगर आपके पास कॉपर सल्फेट इस फॉर्म में होता है तो ये आपके पास व्हाइट पाउडर होता है। अगर आप एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ऐड कर दें और अगर वहां पानी मौजूद होगा तो ये क्या कर लेगा, ये पानी को एब्जॉर्ब करके इस तरह बन जाएगा और फिर ये ब्लू क्रिस्टल्स बनाता है। तो ये टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है कि अगर आप क्या करते हैं एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ऐड करते हैं तो वो व्हाइट पाउडर टू ब्लू क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस वुड बी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा एक और टेस्ट जो है आपके पास वो है एनहाइड्रस कोबाल्ट 2 क्लोराइड पेपर, कोबाल्ट 2 क्लोराइड पेपर वाला टेस्ट है, ये भी पानी की ही प्रेजेंस का टेस्ट है, ठीक है ना। कोबाल्ट 2 क्लोराइड जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है एनहाइड्रस फॉर्म में पानी के बगैर, और जब वो पानी को एब्जॉर्ब करता है तो वो कुछ इस तरह से बन जाता है आपके पास, कितने भी वाटर मॉलिक्यूल वो ऐड कर सकते हैं। इनिशियली वो ब्लू होता है और फिर उसके बाद वो पानी एब्जॉर्ब करने के बाद पिंक कलर में चेंज हो जाता है, तो दिस वुड बी द ऑब्जर्वेशन, ये ब्लू टू पिंक हो जाता है। ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने लाजमी लाजमी याद रख के जानी है पेपर के अंदर। क्लियर हो गया बच्चों? यार अगर वो बहुत डाइल्यूट हो तो येलो कलर हो जाता है आयरन 3 का, अगर डाइल्यूट हो, बहुत डाइल्यूट हो तो येलो कलर वो हो जाता है, ठीक है ना। बेटे पॉलीमराइजेशन पे आ रहा हूँ मैं, एंड में कराऊंगा पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन काफी इंपॉर्टेंट है तो मैं एंड में कराऊंगा।
ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है क्या चीज बच्चों, आपको याद रखना है वाटर ट्रीटमेंट। वाटर ट्रीटमेंट भी आपने लाजमी आपने जहन में रख के जाना है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपके पास 4 ट्रीटमेंट है वाटर के। फिल्ट्रेशन आप करते हैं, ठीक है ना, फिल्ट्रेशन को सेडिमेंटेशन भी बोल सकते हैं आप, डिसैलिनेशन करते हैं जिसको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी बोलते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा आप जो है कार्बन ट्रीटमेंट करते हैं, कार्बन मतलब चारकोल ट्रीटमेंट भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। उसके आखिरी में हम जो क्या करते हैं, हम उसके अंदर जो है क्या कहते हैं, जर्म्स को मारने के लिए फ्लोरिनेशन भी करते हैं। तो ये 4 प्रोसेस हैं जो कि आपको याद रखना है। ये क्यों यूं करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। इट इज यूज्ड टू रिमूव इनसॉल्युबल वन, इट इज यूज्ड टू रिमूव insoluble impurities, it is used to remove soluble impurities, it is used to remove order of the water। ये टेस्ट को बेहतर करने के लिए किया जाता है, कार्बन ट्रीटमेंट चारकोल से किया जाता है, और it is used to remove the germs, राइट बच्चों। डिटेल में नहीं, बस आप उसको याद रखें कि ये इन चीजों को रिमूव करने के लिए लिखा जाता है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है, डिटेल में नहीं है। ठीक हो गया। अभी मैं कुछ चीज मेरे जहन में अचानक से आई थी और वो निकल गई। अच्छा जी, आपने ये याद रखना है कि अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो, प्रेशर को इंक्रीज करते हो, तो आपने याद रखना है कि इट इज ओनली फॉर गैसेस, इट इज ओनली फॉर गैसेस। तो आपने याद रखना है वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो आपके पास वॉल्यूम क्या हो जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। दिस इज काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, जो कि आपको याद रखनी है, पेपर में पूछ सकता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, वो पेपर में पूछ सकता है। साथ साथ इसी में आप याद रखें कि अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। तो ये आपने याद रखना है, ये भी गैसेस के लिए ही है खाली, ठीक है ना। तो प्रेशर इंक्रीज करोगे, प्रेशर इंक्रीज करोगे, गैस के पार्टिकल्स करीब करीब आएंगे। जब गैस के पार्टिकल्स करीब करीब आएंगे तो उनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगी और फिर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और जब पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो उनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगी, और उसके बाद आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। दैट राइट बच्चों। ऑलराइट बच्चों, इज दैट क्लियर एवरी वन ऑफ यू? पता नहीं यार, हाँ मैं देखो ये सारी चीजें जो है ना आपको उसी वक्त परेशान करती हैं जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसका तो हम कोई इलाज भी नहीं कर सकते हैं। मैं क्या करूं इसका इलाज? अब इस डिवाइस को मैं खोल खाल के कुछ कर नहीं सकता। ये डिवाइस तो कंप्लीट ऐसी बनी है ना, बनी इसीलिए है, तो क्या चेंज करूं बेचारे को। ये मुझे बहुत तंग कर रही है, आप पता नहीं क्या हो गया इसको आज, क्या हो गया इसको भाई, क्या हो गया आपको? चले हाँ, ऐसा कर लेते हैं, हम 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। बेटे मुबीन, मैंने लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट मैंने पिछली वर्कशॉप में कराया है, तो अगर आप चाहें तो उसको रिव्यू कर सकते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ज़्यादा बेटे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपके पास 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, वो एक्सप्लेन करने के लिए आता है। आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो अपने पास कि भाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमेशा वर्क करता है बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। पहला पॉइंट तो आपने ये याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है आपने? पहला पॉइंट याद रखना है कि वो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर वर्कआउट करता है। दूसरा पॉइंट आपने ये याद रखना है कि डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स पर डिफरेंट सब्सटेंसेस सेपरेट हो जाते हैं, ये आपने याद रखना है। तीसरा आपने ये याद रखना है कि आपके पास जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है पहले वो सेपरेट होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है वो बाद में, ठीक है ना। बस आपने ये याद रखना। यार ब्लास्ट फर्नेस मुस्कान मैंने लास्ट ही क्लास के अंदर एक्सप्लेन किया है, तो आप देख सकती हो लास्ट क्लास के अंदर मैंने ब्लास्ट फर्नेस को एक्सप्लेन किया है, वहां से आप देख सकते हो। लास्ट ही क्लास में किया मैंने एक्सप्लेन ना, तो उसको देख लेना, क्योंकि लास्ट क्लास में नहीं, मेरे ख्याल से क्वारी सेशन में मैंने उसको एक्सप्लेन किया था।
फाइल सेक्शन में आप उसको देख सकते हो। फाइल सेक्शन में मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, उसमें आप देख लो, उसमें मैंने उसको अपलोड कर दिया था और उसमें मैंने बहुत सारे बच्चों के जो है प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया था, तो उसके अंदर आप देख सकते हो। अच्छा, प्रेशर का एक और इफेक्ट है आपके पास, और प्रेशर का इफेक्ट क्या है आपके पास, फॉर सपोज प्रेशर की बात करें तो अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स की तरफ आपके पास क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। और अगर प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा और एंडो, बैकवर्ड जाएगा और एक्सो। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। सही है बच्चों, इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर बच्चों? सही है बच्चों, आगे चलें। तो आगे चलें। हाँ मदी, वो मैं कर लूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, वो मैं देख लूंगा। ये दानियल साथी हमारे अपने, डोंट वरी अबाउट दैट। चले बच्चों, अब मैं मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको सारी बातें ही ऑलमोस्ट डिफाइन कर दी हैं। कुछ चीजें ऐसी रहती हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, जैसे बेसिक बेसिक आपके पास हेमाटाइट ओर का जो फॉर्मूला है वो आपने याद रखना है। हेमाटाइट ओर का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3। इसके अलावा बॉक्साइट ओर का जो फॉर्मूला है वो आपने याद रखना है, वो क्या होता है आपके पास, Al2O3। इसी तरह क्रायोलाइट जो है उसका जो यूज है वो आपको पता होना चाहिए, टू रिड्यूस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। उसके अलावा आपके पास जो काम की चीज हो सकती है वो क्या हो सकती है कि लाइमस्टोन हम क्यों ऐड करते हैं, लाइमस्टोन इन ब्लास्ट फर्नेस हम क्यों ऐड करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, टू रिमूव एसिडिक इम्प्योरिटीज, टू रिमूव एसिडिक इम्प्योरिटीज, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये चीजें हैं जो कि आपको एडिशनल पता होनी चाहिए। गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन में आप क्या यूज करते हो, गैल्वेनाइजेशन में आप क्या यूज करते हो, जिंक इज यूज्ड, ठीक है ना। ये सारी बेसिक बेसिक स्टफ हैं जो कि छोटी छोटी बातें हैं, बड़ी काम की बातें हैं, ये लाजमी लाजमी आपने इसको याद रखना है भाई, ये बड़े काम आएगी आपको। लास्टली मैं आपको जो है अपना लेक्चर जो है एंड करूंगा पॉलीमराइजेशन पर, क्योंकि मेरा मूड तो नहीं था इतनी जल्दी एंड करने का, लेकिन क्योंकि मेरा इंटरनेट मुझे बहुत तंग कर रहा है तो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद दैट। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी जो है इसकी वजह से परेशान हो। तो मैं पॉलीमराइजेशन कराकर आपको क्लास एंड करूंगा, उसके बाद फिर मैं अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए रात को इंशाल्लाह 2 से 3 बजे तक आपके सारे जवाबों के लिए। तो आपको इंडिविजुअली कोई प्रॉब्लम हो ना तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर करूँगा, ठीक है बच्चों। चलें, पॉलीमराइजेशन में आपके पास जो है, आपके पास दो तरह के पॉलीमर्स हैं, एक तो एडिशन और एक कंडेंसेशन। प्रॉब्लम कहाँ आती है बच्चों को, कंडेंसेशन पॉलीमर्स में आती है। तो कंडेंसेशन पॉलीमर्स आपके पास दो तरह के हैं, एक है आपके पास पॉलीएस्टर और एक है आपके पास पॉलीएमाइड। ये दो हैं आपके पास जो कि आपको पता होना चाहिए। पॉलीएस्टर में आपके पास ये लिंकेज होता है, पॉलीएमाइड में आपके पास कौन सा लिंकेज होता है, ये लिंकेज होता है। तो ये आपने याद रखना है, क्योंकि वो अक्सर बेशतर बोलता है डायग्राम में कि ड्रॉ अ सर्किल अराउंड द एमाइड लिंकेज या ड्रॉ अ सर्किल अराउंड द एस्टर लिंकेज। क्योंकि आप एस्टर पढ़ चुके हैं, एस्टर में क्या होता है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलता है तो आपको एस्टर बन जाता है। तो अगर हम एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड और एक ही अल्कोहल को मिलाएंगे तो डेफिनेटली एस्टर बनेगा। बट अगर हमें पॉली एस्टर बनाना है तो हमें ज्यादा एस्टर लिंकेजेस चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कोई ऐसे मॉलिक्यूल्स लेना पड़ेंगे जिसके दोनों एंड पर अल्कोहल और दोनों एंड पर कार्बोक्सिलिक एसिड हो। तो इसको बोलते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको बोलते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको बोलते हैं डाइओल। इसी तरह अगर आप एमाइड लिंकेज बनाएंगे तो उसके लिए भी आपको दो मॉलिक्यूल्स ऐसे लेना पड़ेगे, दो मोनोमर्स आपको ऐसे लेना पड़ेंगे जिसके अंदर से एक मोनोमर में दोनों तरफ क्या हो, कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक मोनोमर में दोनों तरफ क्या हो, आपके पास एमाइन लिंकेज हो। तो इसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं डाई एमाइन, ठीक है।
तो इस तरह आपके पास क्या बन सकता है, आपके पास प्रोटीन और सॉरी आपके पास एमाइड लिंकेज बन सकता है। और ये जो बनेगा एमाइड लिंकेज, इसको आप बोलोगे नायलॉन, इसको आप क्या बोलोगे नायलॉन, और इसको आप बोलोगे पैट, पॉलीइथाइलिन पैरापेटालेट। दीज टू आर सिंथेटिक पॉलीमर्स, दीज आर सिंथेटिक पॉलीमर्स जो कि आपको याद रखने हैं। इसका स्ट्रक्चर भी बना के मैं आपको दिखा देता हूँ। भाई अगर आपके पास फॉर सपोज एक मोनोमर ये है, इसके दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, और एक मोनोमर आपके पास ये है जिसकी दोनों तरफ आपके पास क्या है, अल्कोहल है। अगर ये सिचुएशन है आपके पास, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास ये टूटेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा OH देता है, अल्कोहल हमेशा H देता है। कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा क्या देता है, OH देता है, अल्कोहल हमेशा H देता है। तो ये टूट जाएंगे, तो आपके पास बचेगा क्या, आपके पास सिर्फ ये बचेगा, राइट। यहाँ से और यहाँ से आपके पास क्या बचेगा, यहाँ से आपके पास ये बचेगा। तो इनको अलग करने के लिए मैं इसको कलर्ड कर देता हूँ, लेकिन ये अलग अलग होगा। जस्ट दे कंबाइन टुगेदर, और ये जो स्ट्रक्चर आपके पास बना है इसके साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। दिस इज व्हाट, दिस इज पॉलीएस्टर। इसके अंदर मल्टीपल एस्टर लिंकेजेस होंगे, ठीक है ना। सेम एज इट इज आपके पास एमाइड का भी ऐसे बनेगा। अगर आपके पास एक मोनोमर ऐसा हो जिसके दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो, और एक मोनोमर आपके पास ऐसा हो जिसके दोनों तरफ आपके पास क्या हो, एमाइन हो, तो इसकी पॉलीमराइजेशन की वजह से जो आपके पास लिंकेज बनेगा वो आपके पास कहलाएगा पॉलीएमाइड। इस तरह कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा OH देगा हमेशा, और एमाइन हमेशा H देगा। तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा ये स्ट्रक्चर, देखें ये बन गया आपके पास। यहाँ पर आपके पास ये कलर्ड वाले के दोनों तरफ देखें आप NH बचा है, तो जब आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे तो ये बन जाएगा आपके पास पॉलीएमाइड अलॉन्ग विद वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है ना। आप इसको कह सकते हैं दिस इज नायलॉन एंड दिस इज पैट। ऑलराइट बच्चों, इसके लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए, वो है हाइड्रोलिसिस, जो कि बड़ा पूछता है वो पेपर में। हाइड्रोलिसिस होता है ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और ये कैसे होता है, ये होता है हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और एसिड की मौजूदगी में। बस आपने याद रखना है, अगर आपके पास प्रोटीन को हाइड्रोलाइज आप करोगे तो आपके पास अमीनो एसिड्स बनेंगे। अमीनो एसिड्स को पॉलीमराइजेशन करोगे तो प्रोटीन बन जाएगा। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रोलाइज करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, सिंपल शुगर बनेगा। और सिंपल शुगर को अगर आप पॉलीमराइजेशन करोगे तो आपके पास कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा। दैट्स इट, जो कि आपको याद रखना है। ऑलराइट एवरीवन ऑफ यू, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बड़ा सिंपल है यार, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कोई इशू नहीं है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराने के लिए आपको याद रखना है कि जिस सब्सटेंस को आपने इलेक्ट्रोप्लेट कराना है, जैसे फॉर सपोज मेरे पास ये स्पून है, इसको मुझे इलेक्ट्रोप्लेट कराना है, तो इलेक्ट्रोप्लेट जिस चीज को भी कराना होता है आपको, इस स्पून को अगर मुझे इलेक्ट्रोप्लेट कराना है तो इसको मैं लगाऊंगा हमेशा कैथोड पे। पहली चीज जो आपको याद रखनी है, जो भी चीज आप इलेक्ट्रोप्लेट कराना चाहते हो उसको आप कहाँ लगाओ, कैथोड पे लगाओ। और जिसके जरिए कराना चाहते हो, जैसे फॉर सपोज मैं चाहता हूँ कि कॉपर के जरिए इसको इलेक्ट्रोप्लेट कराऊं, तो मैं यहाँ कॉपर इलेक्ट्रोड लगाऊंगा। दैट्स इट, कॉपर इलेक्ट्रोड में लगा दूंगा, और कॉपर का ही सॉल्ट भी ले लूंगा। तो यहाँ पर मैं आपके पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लूंगा। ये तीन चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी है। जो चीज आपको इलेक्ट्रोप्लेट करानी है उसको कैथोड पे लगा दें, ठीक है, क्योंकि मेटल हमेशा पॉजिटिव होता है तो कैथोड पे डिपॉजिट होगा। और जिस चीज को करा रहे हैं, जिस चीज के जरिए कराना है, उसको आप क्या लगा दें, एनोड पे लगा दें, क्योंकि एनोड पे जब भी आप मेटल लगाते हैं तो वो डिसॉल्व हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, और उसी मेटल का सॉल्यूशन आप यहाँ ले लें। तो इस वक्त मुझे कॉपर कराना था, तो मैंने एक सॉल्युबल सॉल्ट कॉपर का ले लिया। कैथोड पे क्या होगा, मेटल डिपॉजिट हो जाएगा, और एनोड पे क्या होगा, मेटल डिसॉल्व हो जाएगा। दैट्स इट, ठीक है बच्चों, ये आपने याद रखना है। ऑल राइट एवरी वन ऑफ यू, ऑल क्लियर? ठीक हो गया बच्चों। देखें मुझे ऐसा लगता है कि अभी काफी